देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम सूरज है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। यह घटना मेरे साथ आज से लगभग 2 साल पहले घटी थी। मैं उस वक्त 21 साल का था और उस वक्त कॉलेज की छुट्टियाँ चल रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि अभी तो छुट्टियाँ भी हैं और वैसे भी घूमने फिरने का मौका तो कम ही मिलता है, इसलिए मुझे अपने नानी के गांव जाना चाहिए। और फिर मैंने पापा को भी ये बात बताई तो पापा भी थोड़ी मुश्किल से ही सही पर आखिरकार मान गए। और फिर मैं और मेरा दोस्त जिसका नाम अजय था, अजय मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त था और वो भी मेरे साथ चलने को तैयार था, क्योंकि मैं भी एक बार उसके मामा के गांव घूमकर आ चुका हूँ। हम दोनों ने प्लान बनाया कि हम लोग सुबह के 5 बजे घर से निकलेंगे। फिर रात को मैं बस यही सोचकर बहुत एक्साइटेड था कि कल मैं अपने मामा और नानी से मिलने जाऊंगा, जिस वजह से मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। फिर किसी तरह मैं उस रात सोया और फिर मैं अगली सुबह 4:30 बजे उठा और मैंने अपने दोस्त को भी फ़ोन लगाया। मेरा दोस्त भी मेरे घर पर अपनी बाइक लेकर आ गया। फिर इसके तुरंत बाद ही हम दोनों निकल गए मेरे मामा के गांव। हम लोग बड़े आराम से बातें करते करते और खाते पीते हुए तकरीबन 11 बजे तक गांव पहुंचे। मुझे देखकर मेरे मामा और नानी बहुत खुश हुए। दिन तो जैसे तैसे ठीक ठाक गुजर गया और रात का खाना खाने के बाद मैं और मेरा दोस्त बरामदे पर बैठे नानी जी से बातें करने लगे। बातों ही बातों में मैंने नानी जी को कहा, नानी जी हमें कोई भूत की कहानी सुनाइए ना। नानी जी ने हमें मना करते हुए कहा कि रात में यहाँ पर ऐसी बातें करना भी पाप है, वरना यहाँ पर मौजूद किसी नकारात्मक शक्ति को यह भनक लग गई तो वो उस स्थान पर हावी हो जाती हैं। वो दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं और अगर कोई भी गलती से दरवाज़ा खोल देता है तो बाहर मौजूद वो प्रेत उस इंसान को अपने पीछे भ्रमित कर ले जाते हैं और फिर उसे ले जाकर जान से मार देते हैं। इसलिए यहाँ रात के समय ऐसी बातें नहीं करते। मैं और मेरे दोस्त मन ही मन हंसते हुए इन बातों का मजाक बना रहे थे। उस रात हम कमरे में जाकर सो गए और फिर अगली सुबह हम लोग बाहर आए और थोड़ा टहलने जाने वाले थे कि बाहर बैठे मेरे नाना ने कहा, पीछे की तरफ मत जाना। मैंने और मेरे दोस्त ने बड़ी हैरानी से पूछा, क्यों? इस पर उन्होंने कहा, पीछे से 100 मीटर दूर जो बांसवाड़ा है वहाँ एक घर मौजूद है। उस घर में एक बूढ़ा और बूढ़ी रहा करते थे जो कि काफ़ी गरीब थे। दिन बीते लेकिन उनके हालत में कोई सुधार नहीं आया और तो और अब उनके हालात और भी गंभीर हो चुके थे। खाना खाने के भी लाले पड़ गए थे उनके और कुछ दिन बाद भूख के मारे उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। कहते हैं कोई भी गांव वाला खाना लेकर नहीं जाता था, क्योंकि जब भी कोई खाना देने जाता तो उसके कुछ ही दिनों बाद ही किसी बीमारी या दुर्घटना से उस शख्स की मौत हो जाती। लोग इस बात से काफ़ी डर गए थे, जिस वजह से कोई खाना नहीं पहुंचाता। भूख और कमजोरी के कारण उन दोनों की ही मौत हो गई। उनका कोई वारिस तो नहीं था और गांव में से भी किसी ने उनका अंतिम संस्कार करना नहीं चाहा और उनकी लाश अंतिम संस्कार किए बगैर ही वहीं पर सड़ गई। बस इसके बाद से बांसवाड़ी से गुजरने वाला कोई भी शख्स आसानी से जिंदा नहीं बचता था। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो बूढ़ी एक डायन बन चुकी है और वो बूढ़ा एक डाया बन चुका है। वो लोग गांव के कई शख्स का शिकार भी कर चुके हैं और जो उनका शिकार होता है वो भी एक प्रेत रूप में आ जाता है, क्योंकि उनका भी शरीर लापता हो जाता है और उसका अंतिम संस्कार नहीं हो पाता। इसलिए गांव में इनकी इतनी चर्चा है पिछले सालों से। ये सारी बातें सुनकर मैं बोल पड़ा, कहानी तो अच्छी थी नाना जी। और ये बोलकर हम वहाँ से हंसते हुए अपने कमरे में आ गए। उस समय पता नहीं हमारी बुद्धि कहाँ चली गई थी। हमने सोचा कि हम उस बांसवाड़ी में जाएंगे और जाकर आने के बाद हम सबको दिखा देंगे कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं और असल में ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पर। फिर मैंने अपने दोस्त से कहा, हम घर से रात के 10 बजे निकलेंगे जब सभी घर वाले सो जाएंगे, क्योंकि हमें पता था
कि हमारे घर वाले हमें वहाँ पर बिल्कुल नहीं जाने देंगे अगर हम दोनों ने इस बारे में उन्हें बताया तो। हम दोनों ने खाना खाया और फिर कुछ सामान सेट किया, जैसे मेरा एक छोटा कैमरा, एक लालटेन और कुछ हथियार भी, ताकि हम किसी भी जानवर से बच सकें। फिर हम लोग घर वालों के सोने का इंतज़ार करने लगे और फिर कुछ देर बाद सभी घर वाले भी सो गए। और फिर उसके बाद मैं और अजय सभी सामान को एक बैग में लेकर कमरे से बाहर आए और फिर हम निकल पड़े उस बांसबाड़ी की तरफ। हम लोग कच्ची सड़क पर पहुंचे। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा पसरा था, मतलब कि वहां पर कोई नजर नहीं आ रहा था। हम दोनों उस घर के पास पहुंचे तो वहां पर केवल सन्नाटा था, जो हमें थोड़े से डर का एहसास करा रहा था, लेकिन मैं बिल्कुल भी डरने को तैयार नहीं था। इसके बाद हम लोग उस घर के अंदर घुसे तो हमने देखा कि वो असल में कोई घर नहीं बल्कि एक टूटा फूटा झोंपड़ा था। हम लोग अभी थोड़ा अंदर गए ही थे कि तभी हमें ऐसा लगा कि हमारे पीछे अभी अभी किसी ने एक हल्की आवाज़ लगाई है। हम जब पीछे पलटे तो हमने पाया कि ये सिर्फ हमारा एक वहम था, वहाँ पर असल में कोई भी नहीं था। पर तभी मैंने अपने बगल में देखा तो पाया कि मेरा दोस्त भी अब यहाँ से अचानक गायब था। अब मुझे डर का एहसास हो रहा था क्योंकि मैं वहाँ पर अकेला छूट गया था। मैं उसे जोर जोर से आवाज़ देने लगा, अजय अजय कहाँ है यार तू? लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। अब मुझे बहुत डर लग रहा था और मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। सच में इससे पहले मैंने इतने डर का अनुभव पहले कभी नहीं किया था। मैं अभी डरा सहमा वहाँ से बाहर निकला और बाहर की तरफ भागने लगा। मैं वहाँ से लगातार भागता रहा, पर तभी कुछ देर बाद मुझे एक लाल खूंटा दिखा। तब मैंने ये अनुभव किया कि ये वही जगह है जहाँ से मैंने भागना शुरू किया था। ये देखकर मुझे कुछ समझ में नहीं आया और अब मैं बुरी तरीके से घबरा चुका था। फिर मैं अपने दोस्त अजय को ढूंढता हुआ तेजी से अंदर की तरफ भागा और फिर मैं एक कमरे में पहुंचा जहां पर कोई भी नहीं था। फिर मैं भागता हुआ बाहर आ गया और जोर जोर से अपने दोस्त अजय को आवाज़ देने लगा। मैं ये तो समझ चुका था कि आज मैंने यहाँ पर आकर बड़ी ही गलती कर दी है और फिर मैं अपना सर पकड़कर वहीं पर बैठ गया। तभी मुझे सामने से अजय आता हुआ दिखा। वो कैमरे से फोटो क्लिक करता हुआ इधर ही आ रहा था। फिर वह मेरे पास आया और फिर मैंने उसे चिल्लाते हुए कहा, अबे कहाँ चला गया था तू? मैं कितना डर गया था। तभी अजय हंसते हुए बोला, घर पर तो बड़ा उछल रहा था तू कि मैं भूत प्रेतों से नहीं डरता, और अभी इतना डरपोक कैसे बन गया तू? तभी मैंने उससे कहा, अरे लेकिन यार तू था कहाँ पर? इतनी देर से मैंने तुझे हर जगह ढूंढा मगर तू मुझे कहीं नहीं दिखा। इस पर उसने इस बात को काटते हुए बोला, वो सब छोड़ यार, देख चल तू मेरे पीछे आ, तुझे कुछ दिखाता हूँ। मगर मैंने उससे कहा, नहीं यार हमें यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा और ये जगह मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। लेकिन तभी पीछे से मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, सूरज सूरज भाई कहाँ है तू? सूरज भाई बचा ले मुझे। मैंने जब पीछे देखा तो पाया कि पीछे तो मैंने एक बूढ़े शख्स को अपनी खुली आंखों से देखा। उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। मैं हड़बड़ाहट की वजह से जल्दी वहाँ से भागा और भागते हुए मेरे पैर पर जोर से एक पत्थर लगा, जिस वजह से मैं नीचे गिर गया और वो आदमी अब धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा, जिसका चेहरा बहुत ही डरावना लग रहा था और अंधेरी रात में मुझे वो और डरा रहा था। लेकिन तभी मुझे अजय नजर आ गया जो उस आदमी के पीछे से आ रहा था। अजय ने उस आदमी को धक्का दे दिया और फिर मुझे हाथ देकर उठाया और फिर हम लोग वहाँ से तेजी से भागे। उस वक्त शायद रात के 1:30 बज रहे थे। किसी तरह हमें इस घर में 4 घंटे और बिताने पड़ सकते थे। फिर हम छुपने के लिए कोई जगह ढूंढने लगे, लेकिन वहाँ पर अंधेरे की वजह से वहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा था। और तभी हमने एक ऐसी खौफनाक दृश्य को अपनी आंखों से देखा जो किसी का भी दिल दहला सकता था। हमने देखा कि
एक बूढ़ी औरत 2 चिता बना रही थी, जो यकीनन शायद हमारे लिए ही थी। हमारी आंखें तो खुली की खुली ही रह गईं। मैं बहुत ज़्यादा अब डर चुका था, लेकिन अपने आप को किसी तरह संभाले हुए था। फिर तभी एक बड़ा अजीब सा दिखने वाले आदमी ने एकदम से मेरी तरफ देखा तो मेरी तो हालत ही खराब होने लगी। फिर वो मेरी तरफ देखकर हंसने लगा और फिर एक भयानक आवाज में मेरी ओर देखते हुए बोला, अगला नंबर तुम दोनों का है। और ये बोलकर वो एक खोपड़ी को चबाने लगा। अब हम दोनों दोस्त वहां से बड़ी तेजी से भागे और भागकर एक दूसरे कमरे में आ गए। लेकिन ये क्या, हम तो फिर से उसी कमरे में आ गए थे जहां से हमने भागना शुरू किया था। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। मामा जी ने हमें एक बार बताया था कि वो छलावे हैं तो वो लोग किसी को भी भ्रमित कर सकते हैं। ये बात तो साफ थी कि ये बिल्कुल छलावा ही था, लेकिन मामा जी ने यह नहीं बताया था कि उनसे बचा कैसे जाए और उनका सामना कैसे किया जाए। हमारे पास इस बारे में बिल्कुल भी कोई भी जानकारी नहीं थी, मगर हमने पहले ये सब सुना था कि भूत प्रेत, छलावा या जानवर आग से डरते हैं, लेकिन वहां पर तो कोई आग भी तो नहीं थी। तभी हमें फुसफुसाने की आवाज आई तो हम दोनों एकदम से पीछे पलटे और हमारी रगों में दौड़ता खून एकदम से रुक गया। मेरे शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई थी उस वक्त, पर इस बार हमारे सामने एक आदमी खड़ा था, लेकिन उसका एक पैर गायब था और उसका चेहरा इतना भयानक था कि कमजोर दिल वाले की तो जान वहीं पर निकल जाती। फिर हम लोग दबे पांव वहां से भागे और हम लोग अभी भाग ही रहे थे कि तभी मुझे ऐसा लगा कि एक बालों की चोटी ने हमारे पैरों को जकड़ रखा है। यह देखकर हमारे पसीने छूटने लगे। मुझे याद है कि हमारे मामा जी ने बताया था कि उनमें से एक औरत भी थी, जो कि वही बूढ़ी औरत थी जिसके बहुत ही लंबे लंबे बाल थे। उसे गांव वाले लंबी चोटी वाली औरत के नाम से भी बुलाया करते थे। उसने मेरे दोस्त को पकड़ लिया था और उसे घसीटते हुए कमरे के अंदर ले गई। कमरे के अंदर जाते ही मेरा वो दोस्त जोर जोर से चिल्लाने लगा था, पर मैं उसके पीछे भागा और उस कमरे तक पहुंच गया। पर मैं किसी तरह कमरा बंद होने से पहले ही अपने दोस्त के पास पहुंच गया और जब मैं अजय के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि अजय की हालत अब बहुत ही खराब हो चुकी है। उस समय उसके पसीने छूट रहे थे, साथ ही उसके शरीर पर जख्म भी थे और अब वह बहुत ही बुरी हालत में था। पर अब खुद की जान बचाने के लिए हमें वहां से जल्द से जल्द निकलना था, इसलिए मैंने चारों तरफ देखा तो मुझे उस कमरे के बाहर की तरफ एक दरवाज़ा दिखाई दिया। मैं और अजय वहां से निकलते हुए उस दरवाजे के पास गए, मगर वह चोटी अभी भी मेरे दोस्त को खींचे जा रही थी। तभी मुझे याद आया कि सुरक्षा के लिए हमने बैग में कुछ औजारों को भी रखा था, जिनमें से एक चाकू भी था। मैं उस चाकू को लिए अजय की तरफ बढ़ा, हालांकि अजय इससे डर गया था। उसे लगा कि मैं उसका दोस्त नहीं कोई और हूँ। मैं बड़ी तेजी से अजय की तरफ बढ़ा और उस चोटी को काट दिया। फिर मैं और मेरा दोस्त वहाँ से भागते हुए उस दरवाजे के बाहर आ गए और जैसे ही हम दोनों उस दरवाजे के बाहर आए तो हमें डर था कि कहीं हम फिर से उसी जगह पर ना आ जाएं। मगर इस बार हम लोग सच में उस घर से निकल चुके थे, मगर अभी एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली थी। हमने सामने देखा कि अभी हम एक जंगल में आ गए हैं और उस समय रात के अंधेरे में जंगल बहुत ही डरावना लग रहा था। मैं और अजय वहां से भागते हुए जंगल के एक पेड़ के नीचे आ गए थे। वह पेड़ बहुत ही घना था और उसके नीचे बहुत सी गहरी जगह थी, यानी कि एक गड्ढा बना हुआ था। मैं अपने दोस्त अजय के साथ उस गड्ढे में छिप गया। हमें इतना तो पता था कि अगर हम इस गड्ढे से थोड़ा बहुत भी हिले या फिर निकले तब हमारा मरना पक्का है। मैं और मेरा दोस्त वहीं पर बैठे रहे और यह सोचने लगे कि अब हम यहाँ से भागे तो भागे कैसे। मेरे दोस्त अजय ने तभी अपना फ़ोन निकाला, तब उसके चेहरे पर
एक खुशी थी। उसने कहा, नेटवर्क मिल गया है, अब हम फ़ोन करके अपने घर वालों को यहाँ पर बुला सकते हैं। और हमने तुरंत ही ऐसा ही किया। मैंने तुरंत अपने मामा को फ़ोन किया। उस वक्त मामा जी बड़ी गहरी नींद में थे, शायद इसलिए उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मैं घर के अलग अलग लोगों को लगातार फ़ोन कर रहा था, पर कोई भी फ़ोन उठा नहीं रहा था। जब हमने अपने फ़ोन में समय देखा तब रात के करीब 3:30 बज रहे थे। तभी उस पेड़ के नीचे ही मेरे दोस्त को एक कांटा चुभा, जिससे उसने ज़ोर से चिल्लाया। वहाँ उसकी चिल्लाहट सुनकर पता नहीं कहाँ से हलचल होने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई हमारे आसपास मंडरा रहा था। लेकिन जब उधर बाहर की तरफ देखा तो वहाँ पर मुझे कोई भी नहीं दिखा। मगर मुझे पता था कि अब यह जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसलिए मैं और अजय वहाँ से बाहर भागने लगे। तभी अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी तो मैंने पाया कि फ़ोन मामा जी का था। मैंने मामा जी को सारी बात बताई। पहले तो मामा जी ने मुझे बहुत डांटा, मगर फिर मामा जी ने कहा, तुम लोग वहाँ से थोड़ा आगे आ जाओ तो तुम्हें वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा खिजड़ी का पेड़ दिखेगा। तुम लोग उस पेड़ के नीचे आ जाओ। उस पेड़ के आसपास कोई भी काली शक्ति नहीं आ सकती, और वहाँ पर एक भगवान की मूर्ति भी है, इसलिए तुम लोग वहाँ पर तुरंत ही पहुँच जाओ। और मैं कुछ लोगों को लेकर वहाँ पर पहुँचता हूँ। फिर मैं और अजय किसी तरह वहाँ से भागते हुए उस जगह पर आ गए जहाँ पर वो खिजड़ी का पेड़ था। उसके नीचे सच में एक छोटा मंदिर बना हुआ था। हम दोनों वहीं पर बैठ गए और अपने मामा का आने का इंतज़ार करने लगे। तभी मुझे उस पेड़ के सामने एक लड़का दिखा। शायद वो अजय था, मगर वो अजय कैसे हो सकता था, क्योंकि अजय तो मेरे पास बैठा हुआ था। जब मैंने ठीक से उसको देखा तो उसकी गर्दन उल्टी थी, और ये देखकर मेरा दिल दहल उठा। मुझे पता चल गया था कि ये कोई आदमी नहीं है और वो मुझे अपने पास बुला रहा था। लेकिन मैं जानता था कि ये ज़रूर कोई छलावा या प्रेत है। ये कभी भी इस पेड़ के नीचे नहीं आ सकता। मुझे ये भी पता था कि वह मुझे अपने पास बुलाकर मारना चाहता है। और फिर कुछ देर बाद वहाँ पर लोगों के आने की आवाज़ें सुनाई देने लगी, और वो छलावा एकदम से जैसे गायब हो गया था। मेरे मामा जी के साथ कुछ लोग वहाँ पर आ गए। मामा जी ने मुझे गले लगा लिया और फिर मुझे लेकर घर पर आ गए। घर पर आने के बाद उन्होंने हमें बहुत डांटा और दोबारा वहाँ जाने के लिए मना किया। फिर हम लोग भी ये कसम खा चुके थे कि अब कुछ भी हो, मगर हम लोग कभी भूल कर भी वहाँ पर नहीं जाएंगे। और फिर अगले ही दिन हम लोग अपने घर आ गए। दोस्तों, आज भी मैं जब उस किस्से के बारे में सोचता हूँ तो मैं एकदम से कांप जाता हूँ। वो तो मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं उस रात कैसे भी करके बच सका, वरना ना जाने मेरा क्या हो जाता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।